फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सारे? लेके आ गए मैं आपके लिए आज का आपका जीके का मैराथन, जिसमें हम क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे आपके ऐसे कंसेप्ट जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। ये जो मैं आपको मैराथन ले रहा हूँ, ये आपके एवरी वीक मैं लूँगा आपसे, ऐसी कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो सारे कंसेप्ट मैं कुछ कर रहा हूँ, ये आपके सारे डिफेंस के एग्जाम से पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हैं किसी न किसी फॉर्म में। अगर आप यूपीएससी सीएस मतलब आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन को दो करके स्टेटमेंट वाइज पूछ लेगा। आप अगर और लो लेवल के पेपर दे रहे हैं कि अगर आप जैसे थोड़ी सी भी कम लेवल की जीके आती है या एज लिमिट कम होती है तो उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा। लेकिन क्वेश्चन इन्हीं में से आने वाले हैं, किसी न किसी वे में, किसी न किसी तरीके से। तो आज का सेशन शुरू करते हैं जल्दी से। ओके, वही 25 से 30 क्वेश्चन, 7 के कंसेप्ट। तो पहले मेरे को बताइए, हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन दैट सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द एग्रीकल्चर यील्ड इन द कंट्री। हिंदी के बच्चों के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन थे? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन था जिसने देश की एग्रीकल्चर में बहुत वृद्धि करी? बताइए कौन था? मुझे आप लोगों के आंसर्स नहीं दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों। अब आए हैं आपके आंसर्स। जी हाँ, इसका आंसर आपका एम एस स्वामीनाथन होगा। एम एस स्वामीनाथन इसका आंसर है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अरे इसको शेयर कर दो हर जगह, इसको हर जगह फैला दो, अपने जितने भी आपके ग्रुप से उसमें फैला दो ताकि बच्चे जुड़ पाओ। जी हाँ, इसका आंसर आपका एम एस स्वामीनाथन होगा। एम एस स्वामीनाथन आपके ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर थे, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर थे, ठीक है। कल हमने पढ़ा था कि व्हाइट के कौन थे आपके? वी कुरियन जी, ठीक है, वर्गीज कुरियन जी आपके व्हाइट के थे। और एक तो मेरे को ये चीज समझ नहीं आती, सेशन स्टार्ट हुआ नहीं और 3 डिसलाइक पहले हो जाते हैं। वो 3 बच्चे कौन से हैं जो बहुत प्यार करते हैं हमारे से? वर्गीज कुरियन जी आपके व्हाइट के थे। बाकी जो अन्य इन्फॉर्मेशन है वो आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें पढ़ेंगे। और जी हाँ, मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें आपके व्हाइट और ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। जल्दी से 52 लोग देख रहे हैं लेकिन सर 31 लाइक से देखिए था क्या इसमें। हमने ना हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज करा। हमने इसमें हाई यील्ड वैरायटीज मतलब जो फसल ज्यादा देगी, क्रॉप प्रोड्यूस बहुत ज्यादा होगा जिसमें, ठीक है, क्रॉप प्रोड्यूस मोर होगा। हमने इरिगेशन की फैसिलिटी बढ़ाई, इरिगेशन कवर को इंक्रीज करा, ठीक है। उसके साथ साथ हमने फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स हमने बहुत यूज करे। हाँ जी, अगला जो सवाल है, इन विच ईयर वॉज द न्यू लिबरलाइज्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस्ड इन इंडिया? कौन से वर्ष में नई लिबरलाइज्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अनाउंस करा गया था हिंदुस्तान में? 1979, 1990, 1991 या 1992? नई इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई थी आपकी? बताइए, 1979, 1990, 1991 या 1992? इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, इस चैनल को हर जगह फैला दो। अरे 60 देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो। ये वो 3 बच्चे कौन है जिन्होंने सेशन को स्टार्ट हुआ नहीं पब्लिश हुआ 3 डिसलाइक? ये कौन से बच्चे होते हैं?
कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग? जी हाँ, इसका आंसर आपका 1991 है। 1991 है। इस टाइम पे हमारे पीएम थे नरसिम्हा राव जी, पीवी नरसिम्हा राव। और यहां पे पीएम थे आपके पीवी नरसिम्हा राव जी। और जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे इस टाइम पे मनमोहन सिंह जी। फाइनेंस मिनिस्टर थे आपके मनमोहन सिंह। ठीक है, हमने करा क्या था कि हमें आईएमएफ से लोन चाहिए था, हमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन चाहिए था, वी नीडेड अ लोन। तो उसमें क्या हुआ था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कहा कि आपको अपनी मार्केट को खोलना पड़ेगा और आपको एलपीजी रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। मतलब आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और आपका ग्लोबलाइजेशन। उन्होंने कहा आपको ये पॉलिसीज अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या आता है कि हमारे लिबरलाइजेशन में हमारे को लाइसेंस राज को हटाना था, हमें लाइसेंस राज खत्म करना था। प्राइवेटाइजेशन में हमारे को प्राइवेट सेक्टर्स को कुछ एरियाज में एंटर करने को परमिशन दे दी। और ग्लोबलाइजेशन में हमारे को इंडियन मार्केट को ग्लोब के साथ इंटीग्रेट करना था, हमारे को करना था। ये मैट्रिक्स एजुकेशन थी अपनी, यहाँ पे ऐड मत करिए, मैं आपको ब्लॉक करवा दूंगा, वरना सिर्फ यहीं से नहीं सारे वाईफाई स्टडी के चैनल्स है। और अगर टेक्निकल टीम देख रही है तो प्लीज ये मैट्रिक्स एजुकेशन को प्लीज ब्लॉक कर दें, यहाँ पे ऐड नहीं चलेगी बिल्कुल भी। हम अपने चैनल को के अपने का नहीं करते तो क्यों करें दूसरों का। ठीक है, इंडिया को एलपीजी रिफॉर्म्स अडॉप्ट करने पड़े थे, जिसके कारण आप देख लीजिए हम उसका आज लाभ उठा रहे हैं। अगला, व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी बताइए? जीवन जी कह रहे हैं ए, रवि जी कह रहे हैं, मनीष विश्वकर्मा जी कह रहे हैं ए, दिलीप कुमार, रीना रानी स्वयं सब कह रहे हैं ए ए ए ए ए। शाबाश, सब कह रहे हैं ए। बिल्कुल, आरबीआई की एस्टैब्लिशमेंट आपकी 1935 में हुई थी, 1935 में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ये आरबीआई की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। पहले आपका एक प्राइवेट बैंक था जिसे 1948 में आपका नेशनलाइज कर दिया गया था, 1948 में इसे नेशनलाइज कर दिया था। इसे नेशनलाइज कर दिया था। ठीक है, नेशनलाइज से मतलब क्या आता है, ये अब गवर्नमेंट के अंडर आ गया है। इट इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक नाउ, इट इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है जी हाँ, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके अभी कौन है गवर्नर आपके? शक्तिकांता दास। शक्तिकांता दास आपके अभी के इसके गवर्नर हैं। शाबाश। ठीक है, तो ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा कि ये मैराथन के लिए क्वेश्चंस ले आऊं जिससे मैं आप लोगों को कंसेप्ट भी बता सकूं अच्छे से। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को कंसेप्ट भी बता सकूं अच्छे से। ठीक है, जी हाँ, कह सकते हैं कि नेशनलाइज बहुत सारे बैंकों को इंदिरा गांधी जी ने करा, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे उन्होंने करे, बहुत सारे बैंक पहले भी हो चुके थे नेशनलाइज। अगला, द बेस्ट
इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज, एक देश के अर्थव्यवस्था में बढ़त होने का सबसे अच्छा इंडिकेटर या उदाहरण कौन सा है? इट्स एग्रीकल्चर, इट्स ट्रांसपोर्ट, इट्स ग्रॉस प्रोडक्शन या इट्स पर कैपिटा इनकम। उसकी खेती बाड़ी, उसका ट्रांसपोर्ट, ग्रॉस प्रोडक्शन या उसकी पर कैपिटा इनकम, बताइए। सेशन के खत्म होने से पहले टारगेट करते हैं 125 लाइक्स का। सेशन के खत्म होने से पहले 125 लाइक्स का टारगेट है मेरा। जल्दी से मेरे को ये टारगेट अचीव करवा दो, 125 लाइक्स। रंजीत कुमार जी हेलो, आप नए स्टूडेंट तो नमस्कार है, आपका स्वागत है। सब कह रहे हैं डी, अंकित ठाकुर कह रहे हैं जी, रीना रानी स्वयं जी कह रही हैं सी, दिलीप कुमार कह रहे हैं सी, रवि रॉक्स कह रहे हैं डी, बल्ली जी कह रहे हैं डी, अमित सिंह सी, दिलीप कुमार, जीवन पांडे सब डी कह रहे हैं। अच्छा मैं जो गलत कह रहा है उसका नाम लेता हूँ। दिलीप कुमार जी अब कह रहे हैं ए, साक्षी चौधरी कह रही है डी, सही है। सी, अमित सिंह जी ने सी कहा, फिर से सी कहा, जी नहीं, इसका आंसर आपका इट्स पर कैपिटा इनकम होगा। हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम होगा इसका आंसर। अब देखिए पर कैपिटा इनकम क्या होता है। देश अगर 1000 रुपये कमा रहा है, उसकी पॉपुलेशन अगर इनकम अगर 1000 है और उसकी पॉपुलेशन 100 लोग हैं, कि 100 लोग उसके देश में रहते हैं, तो पर कैपिटा इनकम क्या होगी? पर पर्सन इनकम। तो पर पर्सन इनकम कैसे निकलेगी? 1000 जितनी इनकम है, टोटल कितने लोग हैं 100, तो हो जाएगा 10, मतलब 10 रुपए पर कैपिटा इनकम है। मतलब हर कोई 10 रुपए देश में कमा रहा है, हर कोई देश में 10 रुपए कमा रहा है, ये उसकी पर कैपिटा इनकम होगी देश की। इंडिया एक आपका लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आता है, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में इंडिया आता है, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में इंडिया आता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, दो केसेस आते हैं जिसको हम इनकम इनइक्वालिटी से देखते हैं, इनकम इनइक्वालिटी से देखते हैं, ठीक है। मतलब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, इसको समझना पड़ेगा आपको कि इनकम इनइक्वालिटी क्या होता है। मानिए कंट्री ए है और एक कंट्री बी है, एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है, तो है क्या, कंट्री ए में 5 लोग हैं, कंट्री बी में भी 5 लोग हैं। कंट्री ए में से एक आदमी कमा रहा है 800 रुपए और बाकी 4 जो बाकी 4 हैं वो मिलके कमा रहे हैं सिर्फ 200 रुपए। टोटल इनकम इस देश की कितनी हुई आपकी 1000 रुपए, ठीक है, और इसकी पर कैपिटा इनकम कितनी हुई इसकी 200 रुपए। लेकिन उसके साथ इस कंट्री में 5 लोग हैं, पांचों मिलके 200 रुपए कमा रहे हैं पर हेड, ठीक है, 200 पर हेड कमा रहे हैं, तो इसके टोटल इनकम हुई कितनी 1000 रुपए और इसकी पर कैपिटा इनकम हुई आपकी 200 रुपए। तो कौन सा ज्यादा बेहतर है, क्या ये बेहतर है या ये बेहतर है, ठीक है, ये बेहतर है या ये बेहतर है, मेरे को बताइए। जी हाँ, ऑफ कोर्स ये बात है कि आपका कंट्री भी बेहतर होगी क्योंकि इसमें इनकम इक्वालिटी है। जो 5 लोग कमा रहे हैं उनकी इनकम ऑलमोस्ट इक्वल है या बिल्कुल इक्वल है, लेकिन इसमें एक आदमी बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है। इन चारों की इनकम को टोटल अगर मिला दें तो ये उससे मिलके भी 4 गुना कमा रहा है, लेकिन यहाँ पे सब इक्वल कमा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अगला सवाल, द प्रोग्रेस इन इंक्रीज ऑफ फिश प्रोडक्शन, द प्रोग्रेस इन इंक्रीज ऑफ फिश प्रोडक्शन कॉल्ड, फिश की मछली की प्रोडक्शन में बढ़ोतरी को हमने क्या नाम दिया? येलो रेवोल्यूशन, पीला रेवोल्यूशन, ठीक है, पीली क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब सफेद क्रांति, ब्राउन रेवोल्यूशन मतलब भूरा क्रांति, या ब्लू रेवोल्यूशन मतलब नीली क्रांति। बताइए क्या नाम दिया हमने इसे? अरे बहुत मेहनत करनी पड़ती है पता है हिंदी ऐसे शब्द सीखने में, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। टाइपिंग में इसलिए लिखना है, बहुत गलत करता है गूगल ट्रांसलेशन। बताइए। राजा सैनी जी, मैं हिंदी में तो बोल रहा हूं, मैं हिंदी में तो बोल रहा हूं। जी हाँ, इसका आंसर आपका ब्लू रेवोल्यूशन होगा। ब्लू रेवोल्यूशन आपका फिश से रिलेटेड है, येलो आपका ऑयल सीड से रिलेटेड है,
व्हाइट आपका मिल्क से है और ब्राउन आपका लेदर से रिलेटेड है, लेदर से। ठीक है, अभी हमने ग्रीन पढ़ लिया था। ठीक है, गोल्डन फाइबर, एक मैं आपको एक और बताऊं तो आपका सिल्वर फाइबर, सिल्वर फाइबर आपका सिल्क से रिलेटेड है। गोल्डन फाइबर आपका किससे रिलेटेड है? गोल्डन फाइबर आपका जूट से रिलेटेड है। ठीक है, राजा सैनी जी, मैं हिंदी में तो पढ़ा रहा हूं, आप क्या बोल रहे हैं? सिल्वर गोल्डन में हिंदी में तो बोल रहा हूं, मैं अभी भी हिंदी में बोल रहा हूं। हाँ जी, आज दूल्हा है पानी पानी पानी। मेरा आज का टारगेट है सेशन के खत्म होने से पहले 125 लाइक्स का, तो कर देना आज सारे। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब आपका इन इंडिया व्हेन बोथ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हैपन टू बी वेकेंट साइमल्टेनियसली हु विल डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट। जब आपके हिंदुस्तान में या इंडिया में राष्ट्रपति को ऑफिस और आपका उपराष्ट्रपति को ऑफिस जब खाली है एक के साथ एक ही समय पे, तो कौन राष्ट्रपति की ड्यूटीज को डिस्चार्ज करेगा? कौन करेगा ड्यूटीज डिस्चार्ज? नमस्ते प्रदीप दा जी, नमस्ते। बताइए कौन करेगा? क्या वो प्रधानमंत्री होंगे, या वो आपके गृह मंत्री होंगे, लोकसभा के स्पीकर होंगे, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे? बताइए। सारे सही कह रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं सारे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे आपकी ड्यूटी को डिस्चार्ज। जी हाँ, और ऐसे एक लौते ही हमारे देश में उदाहरण हुए हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी ने आपके राष्ट्रपति का पद ग्रहण करा था जब पूरा ऑफिस वेकेंट हो गया था। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो उस टाइम पे चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये कमान संभाली थी। अगर आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में और जानना है तो आप मेरे पॉलिटी के लेक्चर्स जाके देख सकते हैं आपके अपने चैनल वाईफाई स्टडी डिफेंस पे, जो कि इंडिया का बेस्ट एवर और बेस्ट इंग्लिश चैनल है। सर क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में लैंग्वेज। देखिए, मेरे को हिंदी की टाइपिंग नहीं आती, मैंने गूगल ट्रांसलेशन से बहुत मदद लेने की कोशिश करी, लेकिन वो गलत करता है आपका ट्रांसलेशन, तो इसलिए मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूं। ठीक है, ठीक है। और जी हाँ, आपके अभी के 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके कौन है? श्री अरविंद बोबडे, अरविंद जी। उससे पहले कौन था आपका? रंजन गोगोई। अगला, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य राज्यसभा में नॉमिनेट किए जा सकते हैं? कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में नॉमिनेट किए जा सकते हैं? 10, 12, 14 या 18? बताइए कितने करे जा सकते हैं नॉमिनेट? लगता है 125 का टारगेट हो जाएगा, नया टारगेट देना पड़ेगा। बताइए। थैंक यू हरीश जी। साक्षी जी कह रही हैं 10, अरिंदम जी कह रहे हैं 10, 12, सॉरी सारे 12 कह रहे हैं, मुझसे 10 निकल गया, सारे 12 कह रहे हैं, शाबाश, बिल्कुल ठीक कहा आपने। 12 सदस्य। ये सी वाला कौन है? बच गया, निकल गया क्योंकि बहुत तेज। सी इसका आंसर नहीं, इसका आंसर 12 होगा। 12 सदस्य आपके राज्यसभा में नॉमिनेट किए जा सकते हैं, जो हर एक वॉक ऑफ लाइफ से होंगे, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, आर्ट एक्सेट्रा, सारी जगहों से आपके ये होंगे। 12 कर सकते हैं। राज्यसभा के बारे में कुछ चीजें अगर मैं आपको बताऊं, इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 हो सकती है, जिसमें से 238 आपके होंगे इलेक्टेड और 12 आपके नॉमिनेटेड होंगे, इलेक्टेड होंगे। लेकिन अभी के फिलहाल में, हाल फिलहाल में आपके इसकी स्ट्रेंथ 245 है, जिसमें से 233 आपके इलेक्टेड होते हैं और 12 आपके नॉमिनेटेड होते हैं। राज्यसभा के एमपी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? आपकी कम से कम न्यूनतम उम्र आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 इयर्स ऑफ एज होनी चाहिए आपकी।
आप राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए बिल्कुल काबिल होने चाहिए, राज्यसभा एमपी बनने के लिए, मेंबर के लिए नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए आपका, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, और आप एक भारतीय सिटीजन होने चाहिए, यू शुड बी एन इंडियन सिटीजन। ठीक है, आप एक भारतीय सिटीजन होने चाहिए। ओके, अगर हम और बातें देखें, देखिए अब बात कर ली इसकी, तो लोकसभा की भी बातें कर लेते हैं। लोकसभा में आपके राष्ट्रपति 2 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं अभी तक, जो आपके एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं, एंग्लो इंडियन। अब अगली तो लोकसभा का पता नहीं, क्योंकि अब ये कह दिया गया कि लोकसभा की रिप्रेजेंटेशन या लोकसभा के सारे विषय हम नॉर्मली भी उठा सकते हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन स्टेबल हो गई है, तो इसलिए अब एंग्लो इंडियंस की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी के लिए तो 2 एंग्लो इंडियंस हैं। लोकसभा के बारे में देखें तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसकी 552 हो सकती है। ठीक है, जिसमें से आपके 530 आपके स्टेट से, 20 आपके यूटी से, और आपके 2 आपके एंग्लो इंडियंस होते हैं, 2 आपके एंग्लो इंडियंस होते हैं जिन्हें नॉमिनेट करा जाता है। एंग्लो इंडियंस का मतलब जिनका एक माँ बाप में से एक इंग्लिश था और वो यहीं पे रुक गया। ठीक है, एंग्लो इंडियंस हो सकते हैं 2, और ये नॉमिनेट करे जाते हैं। लोकसभा के एमपी बनने के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन होती है वो क्या होती हैं कि आपके पास सबसे पहले तो आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, आप एक लोकसभा के एमपी बनने के लिए काबिल होना चाहिए, आपके पास कोई नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, और आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। जीवन जी ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इंडियन पॉलिटिक्स में आने के लिए आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्यों नहीं मांगते। जी हाँ, बिल्कुल मांगना चाहिए, लेकिन मैं आपको इसको समझाता हूँ कि क्यों नहीं मांगते। देखिए, पहले होता यह था कि अगर कोई नॉन एजुकेटेड है लेकिन उससे जिंदगी का तजुर्बा है, तो उसके लिए अगर हमने कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रख दी तो वो बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन आज के समय पे देखते हुए कि कैसे कैसे लोग हमारे आते हैं, मेरे को लगता है कि एक आपके लिए एक एजुकेशनल क्राइटेरिया होना चाहिए, आपको एक एजुकेशन का क्राइटेरिया रखना चाहिए। मेरे ख्याल से एक आपका टेस्ट होना चाहिए आपका, अगर आप लोकसभा या एक देश को चलाने जा रहे हैं, क्योंकि आप देश का सर्वोच्च स्थल, आप देश का सर्वोच्च पद संभालने जा रहे हैं, आप एक देश का एमपी बनने जा रहे हैं, आप लाखों लोगों की ज़रूरतें, उनकी आशाएं और उनकी उम्मीदें पे खड़े उतरने के लिए आपको इतनी समझ होनी चाहिए। ठीक है, अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेल्ट विद द सब्जेक्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, इनमें से कौन सी कमेटी ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ डील करी। प्लीज फास्ट कराओ सर। अच्छा चलिए फास्ट करवाते हैं। अरे चलिए और फास्ट करवाते हैं। जी हाँ, इसका आंसर आपका बलवंत राय मेहता कमेटी है। बलवंत राय मेहता कमेटी ने आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर करी थी। अगर हम इंडिया की बात करें तो हिंदुस्तान में आपका 3 टायर गवर्नमेंट होता है। 3 टायर गवर्नमेंट है आपका, जिसमें से पहले आपका यूनियन, फिर उसके नीचे स्टेट, और उसके नीचे आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है, उसके नीचे आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है। और सबसे जरूरी बात, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में 11th और 12th शेड्यूल ऐड हुआ था। जो 11वां आपका पंचायत से रिलेटेड था और 12वां आपका म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड था। ठीक है, 12वां आपका उससे रिलेटेड है। सबसे जरूरी है, अगर आपको शेड्यूल याद रखने हैं भारतीय संविधान के, 2 मिनट की ट्रिक बता रहा हूं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। आप इसको अगर बेहतरीन तरीके से जाना चाहते हैं, आप जाके डिफेंस चैनल पे मेरी पॉलिटी के प्लेलिस्ट जरूर देखें, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये आप शेड्यूल याद रख सकते हैं। विद इन 10 सेकेंड आपको शेड्यूल सारे याद हो जाएंगे। चलिए, नया टारगेट है लाइक्स का 150 करने। अच्छा,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, भारतीय संविधान किस तिथि के दिन आपका अडॉप्ट करा गया था आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा? 25 अक्टूबर 1948, 25 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1948 या 26 नवंबर 1949? बताइए कब करा गया था? बताइए। देखो ठीक कहा आपने, 26 नवंबर 1949 को करा गया था और इसे इनैक्ट करा गया था। इट वॉज इनैक्टेड, ठीक है, इनैक्टेड, या कह सकते हैं इट वॉज इफेक्टेड, या इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी का महत्व क्यों हमने 26 जनवरी चूज करी? क्योंकि 26 जैन 1930 के दिन हमने पहली दफा अपना पूर्ण स्वराज दिवस या फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे बनाया था, तो इसलिए भी ये करा जाता है। और इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने झंडा फहराया था आपके रावी रिवर के तट पे। ओके, पूनम कार्तिक जी का थोड़ा फास्ट करवा दिया तो फिर समझ नहीं पाएंगे। अगला, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट? भारतीय राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी सबसे ज्यादा उम्र की लिमिट क्या हो सकती है? बताइए। व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 35 वर्ष, 7 वर्ष, 62 वर्ष का कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं होती है। सोनिया टावनी जी, अच्छा ठीक है, इजी लेवल है, चलो ठीक है। हार्ड लेवल के लिए आप फिर आईएएस की पेपर्स कर सकते हैं, आईएएस के जाके कर सकते हैं, मेरे को सबको लेके चलना है। कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है इसकी, कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। कितनी भी उम्र का बन सकता है। प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो आपकी उम्र आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 ईयर्स की आपकी एज होनी चाहिए, 35 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। साथ में आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आप लोकसभा के एमपी बनने के लिए काबिल होने चाहिए, और नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अब कितने वर्ष के भी आप बन सकते हैं? जीवन जी इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारा देश बहुत रिसेंटली रिटायर हुआ, और किसी देश में भी नहीं होता है मैक्सिमम एज लिमिट, इसलिए नहीं होता शायद से। व्हाट इज विच ऑफ द प्लैनेट इज नियरेस्ट टू अर्थ? इनमें कौन सा ग्रह भारत मतलब पृथ्वी के सबसे नजदीक है? बताइए। मैं आपको यहाँ पे ट्रिक लिख रहा हूँ, आप ऐसा देख सकते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसका आंसर आपका क्या होगा? वीनस। वीनस सबसे नजदीक है आपका अर्थ के। इसका मतलब क्या? आपका मर्क्यूरी ये सन के सबसे पास है, नियरेस्ट टू सन। देखिए इसी 1 घंटे में आप कितने कंसेप्ट सीख लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। वीनस है, फिर ये इसको हम अर्थ ट्विन भी कहते हैं, हम इसे अर्थ ट्विन कहते हैं। फिर आता है आपका अर्थ यानी हमारी पृथ्वी, हम इसे ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है आपका मार्स, हम इसे रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। ये है आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट, ये है आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है। ये है आपका जुपिटर, लार्जेस्ट प्लैनेट,
और इन सबको हम आपके गैसियस प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका सैटर्न जिसके अराउंड रिंग है, फिर आता है आपका यूरानस, और फिर आता है क्या आपका नेपच्यून, फिर आता है आपका नेपच्यून। मार्स ही तो लिखा है। इन सबको हम इनर प्लैनेट कहते हैं और इन सबको हम आपका आउटर प्लैनेट कहते हैं। ये इनर प्लैनेट है और ये आउटर प्लैनेट है। अगला, द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया इज सौदी रिवर। इनमें से कौन सी नदी का रिवर बेसिन इंडिया में सबसे दूसरे नंबर पे बड़ा है? दूसरे नंबर पे बड़ा कौन सा रिवर बेसिन है? ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कृष्णा या गोदावरी? बताइए। इसको लाइक कर दो सारे, हर जगह शेयर कर दो, लाइक करके शेयर कर दो ऐसे जल्दी से। दूसरे नंबर पे नहीं, गोदावरी का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है दूसरे नंबर का। दूसरे नंबर का गोदावरी का सबसे बड़ा है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का रिवर बेसिन पूरी तरह इंडिया में नहीं है, नर्मदा का छोटा है, कृष्णा का छोटा है, गोदावरी का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा रिवर बेसिन होता है। हम इसे वृद्ध गंगा या आपकी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। हम इसे वृद्ध गंगा और आपकी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही में आपकी एक पेरेनियल रिवर है, मतलब सारा साल इसमें पानी रहता है। ओके, नहीं फर्स्ट ब्रह्मपुत्र नहीं होगा, आपकी फर्स्ट गंगा है, फर्स्ट गंगा है आपके, ध्यान रखना। अगला, द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूसेस सैफरॉन इज। इंडिया का ऐसा कौन सा एकलौता राज्य है जो आपकी सैफरन या आपकी केसर उगाता है? केसर। असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या मेघालय? बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसका आंसर आपका जेन के होगा। जेन के इसका आंसर है। इसकी जो सॉइल जिसमें उगता है उसको हम करेवा सॉइल भी कहते हैं, उसको हम आपकी करेवा सॉइल भी कहते हैं। जब आपकी बर्फ पिघल जाती है तो सॉइल बचती है, उसको हम करेवा सॉइल कहते हैं जिसमें उगता है, ठीक है, करेवा सॉइल। हाँ जी। और जम्मू एंड कश्मीर के जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है? आपकी जीसी मुर्मू, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, जीआर टैग भी मिला है आपके केसर को। अगला, द नंबर ऑफ मेजर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड इन द इंडियन यूनियन एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर। इनमें कितनी भाषाओं को हमने भारत की ऑफिशियल भाषाओं के रूप में देखा है? गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश नॉट गुरुश। देखो ठीक है, आपने 22 भाषाएं हैं जिनको हमने ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रूप में देखा है। मैं 22 की लिस्ट नहीं बता सकता, लेकिन आपको फिर भी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। अगर आपको एक आइडिया भी है तब भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर लोगे, ठीक है। 22 भाषाएं हैं जिनको टोटल दिया गया है। देयर इज रेनफॉल इन विंटर इन तमिलनाडु ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सर्दियों में तमिलनाडु में बारिश क्यों होती है? साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से, ट्रॉपिकल कोस्ट करंट की वजह से, इनमें से कोई भी नहीं। मैं यहाँ पे अगर देश का तट बनाऊं तो यहाँ आपका तमिलनाडु आता है, ये आपका केरला, ये आपका नीलगिरी हो जाता है। तो क्यों आता है?
बताइए सर, लेवल बढ़ाओ। आप पहले लाइक की संख्या बढ़ाओ तो मैं लेवल बढ़ाऊंगा। डिसलाइक धीरे एक एक करके आपके 8 पहुंच चुके हैं और लाइक सिर्फ धीरे धीरे रेंग रेंग के 127-28 पहुंचे हैं। 150 करना है आज। श्रीओम गौर जी ने ठीक कहा, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से। देखिए आपका साउथ वेस्ट क्या हुआ, ये वाला साउथ वेस्ट जब मानसून आता है आपका तो वो ऐसे छू के निकल जाता है, जिसको हम आपके ऑनसेट मानसून कहते हैं, ऑनसेट ऑफ मानसून कहते हैं। जो आपका साउथ वेस्ट है, और जब ये रिट्रीट होता है, जब आपका रिट्रीट होता है वापस जब जाता है तो ये फिर तमिलनाडु में बारिश लेके आता है। जब ये वापस, और ये सर्दियों में वापस आता है तो हम इसे क्या कहते हैं, आपका रिट्रीट ऑफ मानसून या आपकी रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, और ये आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून। गोदावरी में जो सारा साल पानी रहता है उसका यही कारण है कि उसमें साउथ वेस्ट मानसून भी उसको पानी देता है और आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून भी से पानी देता है, इसलिए सारा साल ये पानी रहता है उसमें। ये एनडीए के लेवल के हैं, बल लीजिए सारे लेवल के क्वेश्चन हैं, ये डिफेंस के कॉमन क्वेश्चन है, डिफेंस के हर एक एग्जाम के लिए। एनडीए में हो सकता है कि दो आपके एक साथ स्टेटमेंट या दो क्वेश्चन को एक बना दे, ठीक है। डीआरडीओ में डायरेक्ट आ सकता है, या एनडीए में भी डायरेक्ट आ सकता है, सीडीएस में भी डायरेक्ट, एफकेट में भी, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। अगला, हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर, इनमें से कौन आखिरी मुगल शासक थे? हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर, बाबर, नूरजहान, अकबर या बहादुर शाह जफर? देखिए आपको क्वेश्चंस का लेवल मत देखो, क्वेश्चन से जो आपको सीखने को मिल रहा है वो देखो। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन नहीं करवा रहा, मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट भी बता रहा हूँ, और कंसेप्ट ज्यादा बेहतर है, कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू आपको कंसेप्ट भी सिखा रहा हूँ। ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के जो आप अच्छे अच्छे कंसेप्ट है, जी हाँ, यूपीएससी के लिए भी हैं, एफडी और एसडी एग्जाम सबके लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहादुर शाह जफर इसका आंसर है। ये आखिरी मुगल बादशाह थे जिन्हें फिर 1857 की क्रांति के बाद इन्हें इनके खानदान वालों को मार के इन्हें बर्मा भेज दिया गया था एज अ पेंशन, जहां फिर ये मर जाते हैं बर्मा में। ठीक है, इनके जो आर्मी जनरल थे आपके भक्त खान, वो और आपके बहादुर शाह जफर ने मिलके आपकी क्रांति करी थी दिल्ली से, भक्त खान जो इनका आर्मी चीफ थे। अगला, द मुगल एम्परर हु रोट हिज ऑटोबायोग्राफी वाज, इनमें से कौन से मुगल बादशाह ने अपनी खुद की आत्मकथा जीवनी लिखी थी? बताइए किसने लिखी थी? देखो फिर से डिसलाइक बढ़ के 10 हो गए हैं और रेंग रेंग के लाइक से 141 पहुंचे हैं। 150 कर दो। हेलो एनएक्सेन, नाम बड़ा आपका यूनिक है एनएक्सेन, केमिस्ट्री के बहुत आप चाहते लगते हैं। सब बुक फॉर फिजिकल ज्योग्राफी, मैं ऐसे कुछ नहीं बताता, लेकिन ल्यूसेंट इज अ गुड बुक। आप फिजिकल के अलावा आप एक आपका जीसी लॉन्ग होती है वो भी ले सकते हैं। जी हाँ, बाबर ने लिखी थी, बाबर ने लिखी थी। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी तुर्की में, टर्की भाषा में लिखी थी, तुर्की में। उसका नाम था आपका तुजूक बाबरी, उसका आपका नाम था तुजूक बाबरी। ठीक है, तुजूक बाबरी। इससे अकबर के जो नवरत्नों में से एक थे, 9 जेंट्स में से देखते आपके खान अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसे पर्शियन में कन्वर्ट करा था। ठीक है, पर्शियन में इसका नाम था आपका बाबरनामा। इन्होंने इसे पर्शियन में कन्वर्ट करा था बाबरनामा को, तुजूक बाबरी को। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको ये सब भी सिखा रहा हूं। आप क्वेश्चंस का लेवल मत देखो, आप ये देखो कि सीखने को कितना मिल रहा है। अब स्टेटमेंट आ गई कि बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? तुर्की में। ठीक है, इसे पर्शियन में किसने करा था? नाम वहां पे कुछ और दे देगा, लेकिन आपको तो पता है ना कि अब्दुल रहीम खाना खाना ने करा है, तो आप उस स्टेटमेंट को गलत करके आगे बढ़ जाओगे। अगला, द नेहरू लियाकत पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ। नेहरू लियाकत का जो एग्रीमेंट हुआ था वो किसके लिए करा गया था? माइनॉरिटीज के लिए, एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के लिए,
बॉर्डर इश्यूज या फॉरेन रिलेशंस, किसके लिए आपका ये नेहरू लियाकत का पार्ट करा गया था? 1951 में ये पार्ट करा गया था। इंडियन पीएम, नेहरू जी, और पाकिस्तानी पीएम। देखो ठीक है, आपने माइनॉरिटीज के लिए करा गया था कि हिंदू पाकिस्तान जाके अपनी प्रॉपर्टी और जो एक्स्ट्रा चीज़ें उन्हें बेच के वापस आके पैसा ले सकते हैं, और जो मुस्लिम्स है वो हिंदुस्तान में आके अपनी प्रॉपर्टीज, अपना पैसा, जो भी कुछ यहाँ पे है उसको वापस लेके पाकिस्तान जा सकते हैं, इसके लिए करा गया था। लेकिन पाकिस्तान ने फिर हमें इसमें धोखा दिया था। अगला, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? 1857 की क्रांति के दौरान कौन आपके गवर्नर जनरल थे हिंदुस्तान के? बताइए। देखो रैंक के फिर से डिसलाइक की संख्या है 12 और आपके लाइक की संख्या 150 पार हो गया, तो नया टारगेट रख के आपका 175 लाइक चाहिए मेरे को सेशन के खत्म होने से पहले। 175 लाइक कर दो, दिखा दो जो डिसलाइक करके जा रहे हैं। आपका फैन 5 पर है, आपको कैसे पता 5 पे? मेरे को खुद नहीं पता फैन 5 पे नहीं है। इसका आंसर आपका लॉर्ड कैनिंग होगा। इसका आंसर आपका लॉर्ड कैनिंग होगा। अगर आपका फैन से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं 2 मिनट इसको कर देता हूँ, इसको ठीक कर देता हूँ। आई होप अब ठीक होगा। वो एसी था जो थोड़ा कर रहा था, तो एसी को कम कर दिया मैंने। लॉर्ड कैनिंग के बारे में कुछ चीजें, ये एकलौते ओनली पर्सन जो आपके गवर्नर जनरल के साथ साथ वॉइसरॉय भी थे। ओनली पर्सन टू बी गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय बोथ। ठीक है, अरे होगा। नहीं पूनम कार्तिक जी, यहां पे क्लासेस एवरीडे नहीं होती। आपका वाईफाई स्टडी डिफेंस चैनल पे क्लासेस रेगुलरली होती हैं। वाईफाई स्टडी डिफेंस चैनल पे आपकी क्लासेस रेगुलरली होती है, वहां जाके जरूर देखें। यहां पे मैं से सैटरडे संडे आता हूं। अरे होगा साक्षी जी, बहुत जल्दी सिलेक्शन होगा। 17 डिसलाइक हो गए हैं, माय गॉड, बहुत प्यार करते हैं बच्चे। जल्दी से 175 करवा दो यार। व्हेन डिड शिवाजी वाज बोर्न? व्हेन वाज शिवाजी बोर्न? आप ऐसे बताइए, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1632, 1627, 1678 या 1634? कब हुआ था जन्म? ये सुविधि यूपीएससी के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट आपका वाईफाई स्टडी और अनअकैडमी है। अनअकैडमी है, आप मेरे को 9550921791 पे कॉल करना। मैं आपको जरूर एक आपको काउंसलिंग सेशन दूंगा, एक मेंटोर दूंगा, मेंटरिंग सेशन दूंगा। आपको मैं समझाऊंगा कि क्यों आपका अनअकैडमी बेहतर है, सबसे बढ़िया है। हिंदुस्तान का पूरा इंस्टीट्यूट सबसे बेहतरीन क्लासेस में से एक है आपके अनअकैडमी। देखिए 1627 में इनका जन्म हुआ। कहां हुआ था इनका? शिवनेर फोर्ट में। शिवनेर फोर्ट में इनका जन्म हुआ। ठीक है, जीजाबाई, जीजाबाई एंड शाहजी भोसले, शाहजी भोसले के जन्म हुआ। मराठास जो थे वो आपके दक्कन के जो हिली एरिया से वहां रहते थे, दक्कन के जो पहाड़ी इलाके थे। अगला, हु वर डायरेक्टली रिलेटेड टू दी पूना पैक्ट ऑफ 1932? पूना पैक्ट जो 1932 में हुआ था उससे कौन डायरेक्टली रिलेटेड थे? इनका संबंध था डायरेक्ट। इंडियन वुमेन, इंडियन लेबर क्लास, इंडियन फार्मर्स या इंडियन डिप्रेस्ड क्लासेस? भारतीय महिला, भारतीय लेबर, भारतीय किसान या भारतीय पिछड़े हुए वर्ग?
175 करो जल्दी। डिसलाइक वालों का मुंह मुंह बंद करना है, जल्दी करो। हाँ जी राजनीति 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 53 ईयर्स की एज में बहुत लॉस था। देखो ठीक कहा आपने, इंडियन डिप्रेस क्लासेस, ठीक है। गांधी जी एंड अंबेडकर जी के बीच में आपका यह पूना पैक्ट हुआ था। अंबेडकर जी के बीच में ये आपका पूना पैक्ट हुआ 1632 में, सॉरी 1932 में आपके पूना जेल में, इसलिए हम आपको इसे पूना पैक्ट बोलते हैं। इसमें यह था कि हिंदूज में दलित्स को, एससीज को हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं देंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं मिलेंगे इन्हें, लेकिन हम इनके सीट्स रिवर्ट करें, मतलब इन्हें आरक्षण मिलेगा, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स मिलेंगे, इन्हें आरक्षण मिलेगा। ओके, थैंक यू हम शर्मा जी। 19 डिसलाइक, अरे लगता है जिसको लाइक करने को बोल रहा है वो डिसलाइक कर रहा है। चलो कोई नहीं। विच सिटी इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, एक आसान क्वेश्चन है। सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? हिंदुस्तान की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहते हैं? हाँ, उस टाइम पे आपके गांधी जी जेल में थे। थैंक यू नवजोत कंबोज जी। भाई बच्चन जी मैं हिंदी में तो बोल रहा हूँ, सिलिकॉन वैली किसे बोलते हैं? चलो 175 होगा, अब नया टारगेट है 200। 200 लाइक्स करवाने हैं आपको, भले 4 आईडी से करो, कहीं से भी, मेरे को नहीं पता। 200 लाइक चाहिए मेरे को सेशन के खत्म होने तक। थैंक यू कुमार भास्कर जी। चलिए शाबाश, इसका आंसर आपका बेंगलुरु है। ये एक आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये, बेंगलुरु। जैसे भोपाल को हम आपका सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं, ठीक है, चंडीगढ़ को हम आपका रॉक गार्डन सिटी बोलते हैं, वैसे आपका बेंगलुरु को हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग पाकिस्तानी नेशनल वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न बाय द इंडियन गवर्नमेंट? हिंदुस्तानी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पाकिस्तानी नेशनल को, पाकिस्तानी सिटीजन को आपके भारत रत्न से नवाजा गया था। लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जना, खान अब्दुल गफर खान या आपके मोहम्मद इकबाल? बताइए। थैंक यू एसपी दी कॉन्करर जी, थैंक यू। थैंक यू सोना तावनी जी। थैंक यू एसपी जी। 180 एंड 20 भाई साहब, डिसलाइक से 20 गुना, 9 गुना ज्यादा लाइक्स हैं, इसको 10 गुना कर दो जल्दी, 200 करो जल्दी। थैंक यू सुमन शर्मा जी। खान अब्दुल गफर खान, खान अब्दुल गफर खान को दिया गया था, सिवाय आज तक से 2 नॉन इंडियंस को यह खिताब दिया गया है। ओनली 2 नॉन इंडियंस, ओनली 2 नॉन इंडियंस। एक था आपके नेल्सन मंडेला, जिन्हें हम आपके ब्लैक गांधी भी बोलते हैं कभी कभार, जो कि मेरे ख्याल से एक गलत उपाधि है, ब्लैक गांधी नहीं बोलना चाहिए बिल्कुल ही। आप ये मेरे को नहीं पसंद आता। और एक आपके खान अब्दुल गफर खान जी, खान अब्दुल गफर खान भी बोलते हैं, और इनको हम आपके फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। हम इन्हें आपके फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये आपके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, जो आपके टाइम पे आपका खैबर पख्तूनवाला है, ये वहां से आए थे। और दूसरी चीज, इन्होंने एक आपकी मूवमेंट चलाई थी, इसका नाम था आपका खुदाई खिदमंतर। खुदाई खिदमंतर मतलब रेड शर्ट मूवमेंट। ये पार्टीशन के बिल्कुल खिलाफ थे, और ये उस एरिया को हिंदुस्तान के साथ मर्ज नहीं करवाना चाहते थे बिल्कुल भी। सब वीडियो रुक रहा है सुधीर जी, नेट में इशू होगा आपके कुछ। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर मोतीलाल नेहरू? प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे? हाँ जी,
सर आप डेली आपकी क्लास किस समय, देखिए वाईफाई स्टडी डिफेंस में मेरी क्लास होती है, वहां जाकर टाइम टेबल दे सकते हैं। मेरी क्लास आपकी वाईफाई स्टडी डिफेंस पे होती है। देखिए सही कहा आपने, जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं, जो आपके प्लानिंग कमीशन, जो आज के आपके टाइम पे आपका प्लानिंग कमीशन है, आपका आज के टाइम पे कौन है, आपका नीति आयोग। नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, आपके पीएम ही होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। अगला, मेलानिन इज अ नेचुरल पिगमेंट दैट गिव्स कलर टू द ह्यूमन स्किन, हेयर एंड द आइरिस। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट। मेलानिन जो कि आपका एक नेचुरल पिगमेंट है, वो हमारी त्वचा, हमारे बाल और हमारी आंखों की पुतलियों, आइरिस को कलर प्रदान करता है। ये हमें किस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है हमारी यूवी रेस यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, इंफ्रारेड रेडिएशन से, एक्सरे रेडिएशन से, आपके शॉर्ट वेव रेडियो रेडिएशन से। किससे प्रोटेक्शन करता है बताइए। दीपक तोमर जी, कोर्स लेना है, कौन सा कोर्स लेना है, जो भी कोर्स लेना है आप मेरे को 9555092179 पे कॉल, व्हाट्सएप पे एसएमएस करके मेरे से कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ओके, मेरे को ठीक कहा आपने, ये यूवी रेडिएशन से हमारी प्रोटेक्शन करता है, यूवी से, यूवी रेडिएशन से हमारी प्रोटेक्शन करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। मेरे को ठीक कहा आपने। ओके, इसलिए जो सनस्क्रीन होती है जिसमें आपका सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला होता है, उसमें लिखा होता है यूवी रे से प्रोटेक्शन। आपकी टैनिंग हो जाती है, स्किन के रैशेस हो जाते हैं और आपको स्किन बर्न हो जाती है ज्यादा धूप पे रहने से। या जैसे हम हिंदी में कहते हैं आपको पित्त लग जाती है, ठीक है, और मतलब तबीयत खराब हो जाती है, लू लग जाती है। ये आपके लिए जो मैं चीज लेके आया हूं, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का पोर्शन है, बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक है आपका जीके का। जैसे पहले एलिफेंट रिजर्व, लार्जेस्ट एलिफेंट रिजर्व, स्मॉलेस्ट एलिफेंट रिजर्व, फर्स्ट टाइगर रिजर्व, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व, फर्स्ट नेशनल पार्क, लार्जेस्ट नेशनल पार्क और आपका स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क। ये जो मैं टॉपिक लेके के आया हूं, इसमें से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्टली हर एक डिफेंस के एग्जाम में पूछे गए, और ये तो किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी को भी ले लीजिए, एनडीए, एफकैट, सीडीएस, डीआरडीओ, एमटीएस, एएफओ सेक्शन वाई, नेवी एसएसआर, जो आपके एग्जाम होते हैं, एएफओ सेक्शन वाई ग्रुप, जो भी एग्जाम होते हैं वो आपका इसमें से ही आता है। अरे लाइक करो जल्दी, 200 करवाओ, ठीक है। फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व है आपकी सिंगबम एलिफेंट रिजर्व झारखंड, पहली एलिफेंट रिजर्व है आपकी सिंगबम एलिफेंट रिजर्व झारखंड। लार्जेस्ट एलिफेंट रिजर्व है आपकी ब्रह्मागिरी नीलगिरी ईस्टर्न घाट्स का, जो आपका मैसूर वाला कॉरिडोर है वो, ठीक है। अगला, स्मॉलेस्ट एलिफेंट रिजर्व आपकी काजीरंगा नागालैंड में, जो आपका काजीरंगा का पोर्शन नागालैंड में वहां पे है। पहली टाइगर रिजर्व इंडिया की जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, जो आपके उत्तराखंड में है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व हिंदुस्तान की नागार्जुन सागर श्री सलाम टाइगर रिजर्व है। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व आपकी बोर टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र की। पहला नेशनल पार्क हिंदुस्तान का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड का। लार्जेस्ट नेशनल पार्क आपका हेमिस नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर का, और स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क आपका साउथ बटन नेशनल पार्क है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, ठीक है। थैंक यू आकाश यादव जी। हाँ जी, आरएएमसी में पूछा सब में। थैंक यू साक्षी जी, थैंक यू जीवन जी, थैंक यू आकाश जी, थैंक यू राजेंद्र जी, श्री ओम वर्मा जी, साक्षी जी, सब थैंक यू, सबका थैंक यू यार, ठीक है। ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है आपका इसमें से। और देखो यार, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं तो आप लोग मेरे को 200 लाइक्स नहीं दे सकते हैं? जल्दी 200 लाइक करा दो, हर जगह शेयर कर दो, और दिन के एंड तक टारगेट रखते हैं इस पे कम से कम 5000 व्यूज होने चाहिए दिन के एंड तक। भले इस वीडियो को 4-4 5-5 बार देखो, मेरे को नहीं पता, बस व्यूज होना चाहिए 5000 व्यूज। अच्छा राजेंद्र, थैंक यू जी। अरे हर एक एग्जाम में, मैं कह रहा हूं ये तो हर एक एग्जाम में आते हैं, इंडिया के हर एक एग्जाम में। अब बैंकिंग ले लो, एसएससी ले लो, डिफेंस ले लो, यूपीएससी ले लो, एलडीसी, ग्रुप डी,
आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, और एक क्वेश्चन भी हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, कह रहे हैं शर्मा विशाल जी, तो अब ये लद्दाख में होगा, मतलब वो उस टाइम में एरिया बता रहा हूं, JNK का एरिया। JNK आप ऐसे लिख लीजिए, JNK लद्दाख, JNK लद्दाख। अरे थैंक यू। ओके, एक बार फिर से देखते हैं स्लाइड। पहली एलिफेंट रिजर्व आपकी सिंगबम एलिफेंट रिजर्व झारखंड। लार्जेस्ट एलिफेंट रिजर्व आपकी ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, ईस्टर्न घाट्स, मैसूर, कर्नाटका। पहली सबसे छोटी एलिफेंट रिजर्व आपकी काजीरंगा, नागालैंड। पहली टाइगर रिजर्व आपकी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व आपकी नागार्जुन सागर श्रीसलाम टाइगर रिजर्व। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व आपकी बोट टाइगर रिजर्व। फर्स्ट नेशनल पार्क आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। लार्जेस्ट नेशनल पार्क आपका हेमिस नेशनल पार्क, JNK एंड लद्दाख। और स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क आपका साउथ बटन नेशनल पार्क, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, एक डिसलाइक भी कर दिया। अरे आपको लाइक करना था, डिसलाइक नहीं करना था, जो भी, चलो कोई नहीं। ओके, तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आई होप आपको बहुत मजा आया होगा आज के सेशन में। ठीक है, अगर और बात कर लेते कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए मैं तो यहाँ पे से सैटरडे संडे आ पाता क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता, हमें डिफेंस के बच्चों को भी पढ़ाना होता है। लेकिन अगर आप मेरे से हर दिन पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जीके में वृद्धि हो, आप डिफेंस का अच्छा एक बेस बना लें, तो आपको वाईफाई स्टडी डिफेंस पे आना है और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे से हर दिन पढ़ना है। आपको सारा शेड्यूल क्लासेस का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा किसी भी वीडियो के। ओके, साथ ही में वाईफाई स्टडी ने आपके लिए 4 नए चैनल्स लॉन्च करे हैं। वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम, CSR नेट, UGC नेट और SX एग्जाम्स। अगर आप इनमें से किसी के भी एस्पिरेंट है तो आप जाके इन डेडिकेटेड चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बिल्कुल आगे बढ़ जाए अपनी डिफेंस की जर्नी की ओर, मतलब हर एग्जाम की जर्नी की ओर। और लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन में आपको दिया होगा। साथ ही में आपको ये पता होना चाहिए कि सभी एग्जाम्स के लिए मैं यहाँ पे मतलब डेली लाइफ चैनल पे मैं अगर डिफेंस के एग्जाम्स की बात करूँ तो मैं 6:30 बजे हर दिन मंडे टू फ्राइडे मैं 6:30 बजे हर दिन आपके लिए एक टेस्ट लेके आता हूँ डिफेंस का, जीके का। ठीक है, तो आपको मेरे साथ 6:30 बजे हर दिन मंडे टू फ्राइडे जुड़ना है। ठीक है, चलो गुड। ठीक है, अगला, आप अगर एनडीए के एस्पिरेंट, आपको पता होगा अब NDA 1 और NDA 2 एक साथ हो रहा है, तो अगर आप एनडीए के एस्पिरेंट है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि सर अब NDA 2 कैसे करेंगे। या आप यदि आप अगर AFO सेक्शन वाई के भी एस्पिरेंट है, आपको रिटर्न प्लस SSB प्लस GD अगर आपको पूरी तैयारी करनी है तो आपको ज्वाइन करना है डिफेंस का मैवरिक बैच। बहुत बच्चों को फायदा हो रहा है इससे, बहुत बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं पिछले कुछ दिनों में। आई थिंक 50 to 60 और बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको 9555092179 पे कॉल, व्हाट्सएप, SMS करके मेरे से सारी जानकारी लेनी है। आप इसे प्रणव टैंक का कोड लगाओगे तो आपको 10% का डिस्काउंट और साथ ही साथ आपको पर्सन मेंटरशिप भी मिलती है। ये बैच भले 4 बजे से स्टार्ट होगा, लेकिन जो बच्चा लेट ज्वाइन करेगा हम उस पर एक्स्ट्रा अटेंशन देंगे, उससे एक्स्ट्रा बताएंगे कि कैसे आपको अपनी आगे बढ़ना है जर्नी में। अब कोड यूज करेंगे वाईफाई डिफेंस तो भी आपको 10% डिस्काउंट और हम चारों टीचर से पर्सन मेंटरशिप का मौका मिलता है। रवि सर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, विकास सर आपका मैथ्स पढ़ा रहे हैं, सुनील सर बेस्ट एवर फैकल्टी फॉर इंग्लिश, और मैं आपको पूरा जीके पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी मैं कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ और साथ ही में मैं आपको करंट अफेयर्स की कोचिंग भी देने वाला हूँ। इसी में बिल्कुल होगा। क्राफ्टिंग बॉय जी सारे एग्जाम्स की कोचिंग होगी। देखिए जीके हर जगह कॉमन, आप जरूर लीजिए। RIMC की क्या हर जगह होगी। उसके बाद अगर आपको और इससे क्या क्या मिलता है, आपको PDF मिलती है इसमें, टेस्ट सीरीज भी इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, प्लस आपको और भी कोर्सेज। आप 9555092179 पे मेरे को कॉल, व्हाट्सएप पे SMS करके इस बैच की जानकारी ले सकते हैं और जल्दी ज्वाइन करिए। सीट्स लिमिटेड नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे आपका फायदा है। ठीक है, उसके साथ अगर आप CDS आपका CAPF की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दूं, आपको सेम 9555092179 पे कॉल, व्हाट्सएप, SMS करना है। आप रिटर्न प्लस SSB/इंटरव्यू की तैयारी भी पूरी कर सकते हैं। CAPF का पेपर 2 भी इसमें का होता है। आप अगर प्लानट टैंक का यदि कोड लगाते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। साथ में मेरे कोर्स जो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला उसमें पढ़ पाएंगे। और एक आपके लिए स्पेशल सरप्राइज कि आप एक ही सब्सक्रिप्शन लेके आप 3 एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तीनों एग्जाम्स दीजिए, हर तीनों में क्लियर करिए और फिर देश के लिए अच्छा काम करिए। अनअकैडमी के फायदे क्या क्या, हम घर बैठे बैठे अपने कंफर्ट से सीख सकते हैं। यहाँ बैठो, ड्राइंग रूम में बैठो, बेड पे बैठो, लेट के देखो जैसे भी, लेकिन लेट के नहीं, टेबल पे बैठ के देखना। सारे कोर्सेस का एक्सेस आपको अनलिमिटेड है। सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर, टॉप से टॉप आपके एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। सारा सिलेबस का कवरेज आपको अनलिमिटेड होगा।
डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके रेगुलर होते हैं और आपकी टेस्ट सीरीज भी लाइव आपकी यहाँ पे कंडक्ट करी जाती है। तो देर किस बात की है, जल्दी जुड़ो। अगर आपको करना है इसको ज्वाइन तो आप मेरे को मेरे नंबर पे कॉल करना। मैं फिर से बता दूं 9555092179 या वीडियो को बैक करके भी देख सकते हो। मिलेंगे अब आपसे कल आपके अपने चैनल वाईफाई से डिफेंस पे। और अगर आप मेरे से यहाँ मिलना चाहते हो तो आपको फिर सैटरडे तक का वेट करना पड़ेगा। आप वेट नहीं करना चाहते तो वहां जो वहां पे हड़कम पहुंचाते हैं। जीके करेंगे अच्छे से, जीके विद प्रणव दत्ता सर फॉर डिफेंस एग्जाम्स। चलो मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद।